एक रात है, सर्द, खामोश और थोड़ी सी भारी। ठंडी हवा आपके चेहरे को जैसे काट रही है। आपके कदम भारी हो गए हैं। हर कदम जैसे जोर लगाकर उठाना पड़ रहा है, जैसे आप खुद को किसी तरह घसीट रहे हैं। और ठीक आपके पास, हाँ बिल्कुल आपके पास, एक रोशन सी खिड़की है। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है, गरम, सुकून देने वाली, जैसे किसी ने अंधेरे के बीच एक छोटा सा सूरज जला दिया हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर रोशनी इतनी पास हो तो फिर भी आप बाहर क्यों खड़े रहेंगे? क्या इसलिए कि दरवाजा बंद है, या इसलिए कि आपको लगता है कि आप उस रोशनी के लायक ही नहीं हैं? बस यही है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का असली रहस्य। ये कार्ड सिर्फ पैसों की कमी की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब इंसान खुद को एक आउटसाइडर मान लेता है, ऐसा मान लेता है कि वो डिजर्विंग नहीं है, जब इंसान खुद को उस रोशनी का हकदार नहीं समझता। नमस्कार, मैं आचार्य सिद्धार्थ, और आज मैं आपको एक ऐसे कार्ड के भीतर ले चल रहा हूं जहां जो दिखता है वह बनावटी नहीं, जीती जागती हकीकत है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का नाम सुनते ही लोग अक्सर कहते हैं ये तो बैड लक है, लॉस है। लेकिन मैं कहता हूं रुक जाइए, किसी भी कार्ड को जज करने से पहले उसे देखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी इंसान का चेहरा पढ़ते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड भी एक चेहरा ही है, आपके मन का, आपके दर्द का और आपकी उम्मीद का। चलिए अब इस दृश्य में धीरे धीरे उतरते हैं। अब इसकी इमेजरी को जूम इन करके देखते हैं। दो लोग, एक के हाथ में सहारा देने के लिए एक लकड़ी है, जैसे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, और दूसरा अपने कपड़ों में लिपटा हुआ, झुका हुआ, जैसे थकान अब सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा तक उतर चुकी है। चारों तरफ बर्फ गिर रही है, रास्ता फिसलन भरा है, और उनके ऊपर एक खिड़की है। उस खिड़की में रंगीन कांच है और उसमें 5 पेंटिकल्स चमक रहे हैं। अंदर से रोशनी आ रही है, लेकिन दोनों लोग उस खिड़की की ओर देखे बिना आगे बढ़ते जा रहे हैं। वेट ने इस पूरे दृश्य को बस इतना कहा था, 2 mendicants in a snowstorm pass a lighted casement। यानी बर्फीले तूफान में 2 भिखारी एक रोशन खिड़की के पास से गुजरते हैं, और वहीं से आपकी कहानी शुरू होती है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की। अब मैं आपको एक छोटा सा सच बताऊं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का दर्द सिर्फ गरीबी नहीं है, असली दर्द है अदृश्य हो जाना। वह एहसास जब आपको लगता है मुझे कोई नहीं समझता, मैं अकेला हूं, मैं जहां अटका हूं वहां कोई मेरे साथ नहीं है। यही वह सर्दी है, यही वह अंधेरा है, और वह खिड़की, वह है सहारा, सपोर्ट जो मौजूद है पर आप तक पहुंच नहीं रहा। क्योंकि कभी कभी मदद दूर नहीं होती, मदद को स्वीकार करना दूर होता है। Why this card hits so hard? ये कार्ड इतनी बुरी तरह से क्यों हिट करता है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो जिंदगी की सच्चाई को बिना किसी श्रृंगार के बिल्कुल नग्न रूप में सामने रखता है। ये सिर्फ बाहर की ठंड का दृश्य नहीं है, ये उस स्थिति को दिखाता है जहां इंसान की पूरी जीवन व्यवस्था हिलने लगती है, जहां शरीर, पैसा और रोजमर्रा का संतुलन एक साथ दबाव में आ जाते हैं। आर्थर एडवर्ड वेट ने इस दृश्य को बहुत ही सरल शब्दों में बांधा था।
Two beggars in a snowstorm pass a lighted casement. पर इस एक सीधी सी पंक्ति के भीतर एक गहरा संसार छिपा है। दो जीव तूफानी सर्दी में भटक रहे हैं, उनके पास से रोशनी गुजर रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या वह रोशनी उन तक पहुंच पा रही है या बस एक झलक बनकर रह जाती है? यहीं से इस कार्ड का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। जब सहारा पास हो फिर भी इंसान अपने ही अंधेरे में कैद रह जाता है। डिविनेशन के स्तर पर वेट ने इस कार्ड को मटेरियल ट्रबल का प्रतीक माना। मटेरियल ट्रबल मतलब यानी धन, काम, शरीर और जीवन की बुनियादी सुरक्षा पर पड़ने वाला दबाव। उनके शब्दों में ये कभी डेस्टिट्यूशन यानी गहरी कमी और तंगी के रूप में प्रकट होता है, तो कभी किसी और रूप में जहां अभाव सिर्फ बाहरी नहीं भीतर तक उतर जाता है। और जब यही कार्ड उल्टा होकर सामने आता है तो वेट का स्वर और भी गहरा, लगभग अशांत हो जाता है। उसके लिए जो उन्होंने कीवर्ड्स दिए वो हैं डिसऑर्डर, केओस, रियून, डिस्कॉर्ड। मानो जीवन की संरचना ही बिखरने लगती है, जैसे कोई अंदरूनी संतुलन टूट गया हो। लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स का सबसे गहरा ट्विस्ट यही है कि ये केवल मुश्किलों की कहानी नहीं कहता, ये उस अकेलेपन की कहानी है जो भीड़ के बीच भी महसूस होता है। कभी कभी सहारा बिल्कुल पास होता है, रोशनी वहीं जल रही होती है, पर हमारी अपनी थकी हुई नजर या भीतर का दर्द उसे देख नहीं पाता। शायद इसी वजह से ये कार्ड दिल को चुभता है, क्योंकि ये भारी हालात से ज्यादा हमारी अपनी दृष्टि, हमारी अपनी सीमाओं को उजागर कर देता है। अगर इस इमेज की बात करें कि ये इमेज कहां से आई, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स जिस डेक से सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो था राइडर वेट स्मिथ। उसे लगभग 1909 के आसपास का कार्य माना जाता है। इस डेक का सबसे क्रांतिकारी पक्ष यही था कि माइनर अरकाना को भी जीवंत दृश्य दिए गए। इसी कारण फाइव ऑफ पेंटिकल्स जैसे कार्ड अब केवल एक विचार नहीं रह जाते, वे एक पूरी फिल्म के दृश्य की तरह लगते हैं, जहां देखने वाला अपना ही दर्द, अपनी ही शर्म, अपनी ही थकान उस फ्रेम में तुरंत महसूस करने लगता है। वेट खुद टैरो को कभी भी सिर्फ फॉर्च्यून टेलिंग का साधन नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक गहरी प्रतीकात्मक भाषा थी, सिंबॉलिकल लैंग्वेज थी। उनका प्रसिद्ध वाक्य यही कहता है, द ट्रू टैरो इज सिंबॉलिज्म, इट स्पीक्स नो अदर लैंग्वेज। और इसके साथ ही वह ये भी संकेत देते हैं कि हर बात खुलकर नहीं कही जाएगी। वह सीक्रेट ट्रेडिशन और अपने प्लेजेस का जिक्र करते हैं, जैसे कुछ ज्ञान जानबूझकर पर्दे के पीछे रखा गया हो। यही पृष्ठभूमि फाइव ऑफ पेंटिकल्स को और भी रहस्यमय बना देती है। ये कार्ड बाहर से जितना साधारण जमीन से जुड़ा हुआ दिखता है, उतना ही भीतर से ये अकल्ट और आध्यात्मिक संकेतों से भरा हुआ है। जैसे कोई गहरी परत लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। और फिर एक हल्की सी लेकिन बहुत गहरी विडंबना भी है। पैमेला कॉलमन स्मिथ, जिन्होंने इन कार्ड्स को डिजाइन किया, कि अपनी जीवन यात्रा में आर्थिक संघर्ष का पहलू भी इतिहासकारों और कला लेखकों द्वारा बार बार उल्लेखित किया गया है। कुछ विवरण तो यहां तक कहते हैं कि अपने अंतिम वर्षों में वह लगभग निर्धन अवस्था में इस दुनिया से गई। ऐसे में एक संवेदनशील सवाल उठता है, क्या फाइव ऑफ पेंटिकल्स के इस दृश्य में
कई अनजाने में कलाकार ने अपने ही अनुभवों की छाया उतार दी। ये कहना तो मुश्किल है कि उन्होंने स्वयं को या आर्थर एडवर्ड वेट को इस चित्र में सीधे रूप में रखा, लेकिन ये जरूर महसूस होता है कि इस कार्ड की ठंड, उसका अभाव, उसकी खामोशी किसी गहरी जी हुई सच्चाई से जन्मी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का विषय अभाव, तंगी और उपेक्षा, और उस कलाकार का जीवन जिसने इसे आकार दिया, दोनों एक दूसरे में जैसे गूंजते हुए दिखाई देते हैं, एक अजीब सी प्रतिध्वनि बनाकर, जो इस कार्ड को अनुभूति को और भी गहरा और कहीं अधिक मानवीय बना देता है। अब हम अगर सिंबल्स की बात करें, इस कार्ड की असली ताकत इसके प्रतीकों में छुपी हुई है। लेकिन ये प्रतीक भारी या दूर के नहीं लगते, ये बहुत मानवीय हैं, जैसे किसी रोजमर्रा की सच्चाई को चुपचाप दिखा रहे हैं। चित्र में 2 आकृतियां हैं, एक जो सहारे के लिए क्रच का इस्तेमाल कर रहा है, मानो जीवन ने उसे धीमा कर दिया हो, उसकी चाल छीन ली हो, और दूसरा जिसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर झुका हुआ है, जैसे थकान सिर्फ शरीर की नहीं आत्मा तक उतर गई हो। उनके चारों तरफ जो स्नो स्टॉर्म है वो सिर्फ मौसम नहीं है, वो उस दबाव का प्रतीक बन जाता है जो इंसान को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। और जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है ना, तब उसकी नजर सिकुड़ जाती है, दुनिया छोटी हो जाती है, और कभी कभी सामने खड़ी रोशनी भी दिखाई नहीं देती। एडवर्ड वेट ने इस दृश्य को बहुत सीधा रखा। स्नोस्टॉर्म, लाइटेड विंडो और मटेरियल ट्रबल को इसका मूल अर्थ बताया, लेकिन इस सादगी के भीतर ही इसकी गहराई छुपी है, क्योंकि यह सिर्फ बाहर की कठिनाई नहीं दिखाता, यह उस मानसिक स्थिति को भी दिखाता है जहां इंसान इतना थक जाता है कि उसे रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं दिखता। सबसे बड़ा विजुअल सिंबल यहां वेल लाइटेड केसमेंट है, एक रोशन खिड़की जिसके अंदर स्टेन ग्लास जैसा पैटर्न है, और उसके 5 पेंटिकल्स साथ दिखाई देते हैं। बहुत से रीडर्स इसे एक चर्च या किसी पवित्र स्थान की खिड़की की तरह देखते हैं, लेकिन वेट खुद इसे बस लाइटेड केसमेंट कहकर छोड़ देते हैं। यहीं से इस कार्ड की गहराई शुरू होती है, क्योंकि यहां मदद है, धर्माहट है, शरण है, पर उसका रूप खुला छोड़ा गया है ताकि हर इंसान अपनी कहानी उसमें देख सके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का एहसास वैसा ही है जैसे आत्मा की सर्दी, जब बाहर ही नहीं अंदर भी ठंड उतर जाती है और लगता है जैसे बाकी सब लोग रोशनी में हैं, बस हम ही बाहर रह गए हैं। यही भावना हमें सुदामा की कथा की याद दिलाती है। सुदामा जो कृष्ण के प्रिय मित्र थे, लेकिन जीवन में इतनी गरीबी थी कि उनके वस्त्र भी लगभग टूटे हुए थे, फटे हुए थे। जैसे इस कार्ड के पात्र, वैसे ही सुदामा भी जीवन की राह पर चलते रहे, भूख, अभाव और समाज की नजर में कम होने की पीड़ा के साथ। जब वे द्वारका के द्वार पर पहुंचे तो भीतर जाने से पहले वही संकोच, वही हीनता का भाव। जैसे इस कार्ड के पात्र उस रोशनी के सामने खड़े हैं, पर भीतर कदम नहीं रख पा रहे थे। लेकिन उस कथा का रहस्य और इस कार्ड का भी यही है कि जिस गर्माहट की तलाश थी, वह पहले से ही उनका अधिकार थी। उन्हें मांगना भी नहीं पड़ा। जैसे ही उन्होंने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया, वह अभाव जो बाहर था भीतर की कृपा से भर गया। यही ये कार्ड हमें एक सूफी दृष्टि से भी देखने को कहता है। रूमी कहते हैं, योर लॉन्गिंग फॉर रिटर्न इज द रिटर्न इटसेल्फ। यानी जो पीड़ा है
वही रास्ता है। जो कमी महसूस हो रही है वही तुम्हें उस रोशनी की ओर मोड़ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में ये दोनों आकृतियां संघर्ष में हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, वह शरण के बिल्कुल पास है। शायद ये सर्दी, ये तकलीफ इसलिए है कि इंसान एक बार ऊपर देखे, अपने पैरों से नजर हटाकर उस खिड़की की ओर। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, छोड़ दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। हम बस अपनी ही थकान में, अपनी ही कमी के एहसास में उस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे जो पहले से ही हमारे कंधों को छू रही थी। जब आप इन दोनों आकृतियों को देखते हो तो क्या ये सिर्फ एक लैक यानी कमी की कहानी लगती है, या कहीं अंदर से एक लॉन्गिंग भी महसूस होती है, एक प्यास जो खुद तुम्हें उसी रोशनी की तरफ ले जा रही है। पेंटिकल्स को सिर्फ कॉइन समझ लेना इस कार्ड की गहराई को थोड़ा कम कर देना है। वेट जब सूट ऑफ पेंटिकल्स को समझाते हैं तो वह पेंटाग्राम को इस सूट का मूल चिन्ह बताते हैं और संकेत देते हैं ये मानव जीवन में एलिमेंट्स के संतुलन को दर्शाता है। साथ ही वह ये भी याद दिलाते हैं कि पुराने टैरो डेक्स में ये सूट कॉइन, मनी, दिनार्स से जुड़ा हुआ था। यानी ये केवल धन का प्रतीक नहीं है, ये शरीर, रोजमर्रा का जीवन, भोजन, आश्रय, काम, दिनचर्या और स्वास्थ्य, इन सब का पूरा तंत्र है। इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स में जो कमी दिखती है वह सिर्फ पैसों की नहीं होती, वह उस पूरी संरचना में दरार की तरह महसूस होती है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। अब अगर 5 की ऊर्जा को देखें तो 4 अक्सर स्थिरता का प्रतीक होता है, जैसे घर की 4 दीवारें, सुरक्षा का एक घेरा। लेकिन 5 आते ही उस स्थिरता में एक हलचल, एक झटका आ जाता है, और इस कार्ड में वह झटका सबसे बुनियादी जरूरतों पर पड़ता है। क्या मेरे पास पर्याप्त है? क्या मैं सुरक्षित हूं? यही वजह है कि वेट की पंक्ति मटेरियल ट्रबल अबव ऑल इतनी सटीक लगती है, क्योंकि यहां परेशानी सिर्फ भारी नहीं बल्कि उस आधार को हिला देती है जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को अगर मनोविज्ञान की नजर से देखें तो ये कार्ड पेन या कहें पीड़ा को 2 स्तरों पर दिखाता है। एक शारीरिक पीड़ा, इंजरी, इलनेस, कमजोरी का एहसास, और दूसरी सामाजिक पीड़ा, अकेलापन, बाहर छूट जाना, बिलोंग नहीं करना। दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी इस बात को सहारा देता है। कुछ प्रसिद्ध मस्तिष्क पर किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि जब इंसान समाज से कटे होने का एहसास महसूस करता है तो दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो फिजिकल पेन यानी शारीरिक कष्ट के दौरान होते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? यानी दिल का दर्द सच में केवल प्रतीक नहीं है, उसका एक जैविक आधार भी है। और यही स्नो स्टॉर्म यानी बर्फ की आंधी का प्रतीक और भी गहरा हो जाता है। मनोविज्ञान में यह भी देखा गया है कि जब इंसान खुद को इमोशनली अलग या रिजेक्ट हुआ महसूस करता है तो वह सच में ठंड को ज्यादा महसूस करता है, मानो आसपास की गर्मी भी कम पड़ जाती है और ठंड का एहसास और गहरा होकर भीतर तक फैलने लगता है। मतलब इस कार्ड का कोल्ड आउटसाइड सिर्फ पोएटिक इमेज नहीं है, यह उस गहरे संबंध को छूता है जो इंसानी मन में अकेलापन और ठंड के बीच मौजूद है। जब बाहर की सर्द हवा अंदर की दूरी को एको कर रही हो, और सच कहूं
इस वजह से ये कार्ड इतना वास्तविक लगता है, थोड़ा असहज भी, क्योंकि ये सिर्फ दिखाता नहीं, ये वह एहसास जगा देता है जिसे शायद हर इंसान ने कभी ना कभी चुपचाप जिया है। वह पल जब बाहर की सर्दी और भीतर की खालीपन एक ही भाषा बोलने लगते हैं। अब अगर हम इस अभाव में अटके हुए मन को देखें, जब पैसों की चिंता होती है या साधन कम लगते हैं, तो मन की मानसिक क्षमता सच में सिकुड़ने लगती है। मनुष्य के व्यवहार पर किए गए शोध में ये बात सामने आई कि अभाव से जुड़ी चिंताएं हमारे मानसिक संसाधनों को घेर लेती हैं, जिससे ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता और साफ सोचने की ताकत प्रभावित हो जाती है। यानी जब कम का दबाव पड़ता है, तो मन अपने आप एक तरह के टनल विजन या कहें सीमित दृष्टिकोण में चला जाता है, जहां बस अगला कदम, अगली जरूरत, अगला सर्वाइवल ही दिखता है। बाकी दुनिया जैसे धुंधली हो जाती है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स को अगर ध्यान से देखो तो ये उसी टनल विजन का एक जीता जागता चित्र लगता है। खिड़की रोशन है, भीतर शायद सहारा भी है, लेकिन नजर झुकी हुई है, कदम बस आगे बढ़ रहे हैं और मन पूरी तरह सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। यहीं ये कार्ड हमें एक सटल सी याद दिलाता है, कभी कभी समस्या सिर्फ अभाव नहीं होती, बल्कि एक नजर होती है जो अभाव के कारण सीमित हो गई है। मदद पास हो फिर भी उसे ना लेने पाना, ये सिर्फ इतना नहीं होता कि ऑप्शन दिख नहीं रहे, इसके पीछे अक्सर एक और परत होती है। वो परत है शेम, स्टिग्मा, भीतर का वह संकोच जो इंसान को खुद से ही दूर कर देता है। व्यवहार संबंधी शोध ये संकेत देते हैं कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा स्टिग्मा लोगों को मदद लेने से रोक सकता है। छोटा हो या मध्यम स्तर का असर, लेकिन इतना जरूर कि इंसान कदम बढ़ाने से पहले ही रुक जाए। और मानवीय स्तर पर शेम की भाषा बहुत सीधी होती है। मैं योग्य नहीं, मैं बिलोंग नहीं करता। ब्रेने ब्राउन जैसे शोधकर्ता इसे प्रेम और अपनापन की जरूरत से जोड़कर समझाती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बॉडी लैंग्वेज इसी छिपी हुई शर्म को बहुत चुपचाप लेकिन बेहद सटीक तरीके से दिखाती है। झुकी हुई नजर, सिकुड़ा हुआ शरीर, जैसे खुद को ही पीछे खींच लिया गया। और फिर एक और गहरी परछाई है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब इंसान बार बार ऐसे हालात में फंसता है जहां कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं होता, तो धीरे धीरे वह कोशिश करने का भाव भी छोड़ देता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में भी इसके पीछे के कारणों को और पैटर्न्स पर चर्चा की गई है। कैसे दिमाग खुद को बेबस मानने लगता है, हेल्पलेस मानने लगता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में यही शैडो क्वाइटली मौजूद है। दरवाजा सामने है पर मैं जा ही नहीं सकता। और कभी कभी सच ये होता है कि दरवाजा बंद नहीं होता, बस भीतर का विश्वास बंद हो चुका होता है। अकल्ट परंपरा में 5 ऑफ पेंटिकल्स को एक बहुत मजबूत नाम दिया गया है। गोल्डन डॉन की परंपरा में इसे द लॉर्ड ऑफ मटेरियल ट्रबल कहा गया और इसके साथ एक ज्योतिष संबंध भी जोड़ा गया, मरकरी और टॉरस। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन अगर इसे सरल भाषा में समझें तो इसकी गहराई तुरंत खुलने लगती है।
मरकरी क्या है? मरकरी मन, सोच और संवाद का प्रतीक है। और टॉरस साइन शरीर, सुरक्षा और मूल्यों का। जब मन यानी मरकरी सुरक्षा और कमी के सवालों पर अटक जाता है तो टॉरस तो सोच एक चिंता के चक्र में फंसने लगती है। बार बार वही डर, वही सवाल, वही असुरक्षा, और धीरे धीरे जीवन का स्वाद जो टॉरस का क्षेत्र है वही फीका पड़ने लगता है, जैसे रंग धीरे धीरे ग्रे में बदल रहे हो। यही 5 ऑफ पेंटिकल्स की अकल्ट परत है। बाहर की ठंड के साथ साथ भीतर की सोच भी जमने लगती है। और शायद यही वह जगह है जहां ये कार्ड हमें धीरे से दिखाता है कि समस्या सिर्फ हालात में नहीं बल्कि उस चक्र में भी है जिसमें हमारा मन फंस गया है। वेट का टैरो इस सिंबोलिज्म वाला दृष्टिकोण यहां पूरी तरह काम करता है। ये कार्ड कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक भीतरी अवस्था का प्रतीक है, एक दर्पण है। वेट पेंटाग्राम को मानव स्वभाव के तत्वों के संतुलन का संकेत मानते हैं। तो जब पेंटिकल्स उस रोशन खिड़की के भीतर है और मनुष्य बाहर खड़ा है तो एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ उभरता है। संतुलन, गर्माहट, व्यवस्था, आशीर्वाद जब उपलब्ध हैं पर हम खुद को उस स्थान से बाहर मान बैठे, जैसे दूरी बाहर की कम भीतर की अधिक हो। यही वह जगह है जहां यह कार्ड आध्यात्मिक यात्रा का एक गहरा पड़ाव बन जाता है। पश्चिमी रहस्यवाद में जिसे डार्क नाइट ऑफ सोल कहा गया है, वह अवस्था जहां अर्थ, विश्राम और सांत्वना कुछ समय के लिए पीछे हटे हुए महसूस होते हैं, जहां आदमी अपने आप को पूरी तरह से अकेला पाता है। उसकी झलक यहां साफ दिखाई देती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी वही एहसास है, सर्दी, अंधकार और एक रोशनी जो वास्तव में दूर नहीं है, बस अभी तक ग्रहण नहीं की गई है। जैसे वह हमेशा से वही थी पर देखने वाला अभी उसकी ओर मुड़ा ही नहीं। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में भी ऐसी कोई खिड़की है जिसे मैं देख नहीं रहा? क्या कोई इंसान, कोई मौका, कोई सहारा मेरे बिल्कुल पास है पर मैं अपनी ही सोच में इतना उलझा हूं कि उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा? क्योंकि कभी कभी सच्चाई ये होती है कि हमारी सबसे बड़ी कमी बाहर नहीं है, हमारी नजर में होती है। और शायद इस कार्ड का सबसे कोमल संदेश यही है कि आपको सब कुछ अकेले नहीं झेलना है। कभी कभी बस इतना करना होता है, सिर उठाना, एक कदम मोड़ना और उस रोशनी को अपने पास आने देना। क्योंकि जो आपको चाहिए वह शायद पहले से ही आपके आसपास मौजूद है। कभी कभी रोशनी ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे देखने की हिम्मत करनी पड़ती है। प्रणाम। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।